बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिवर के ट्यूमर्स के बारे में। लिवर के जो ट्यूमर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ट्यूमर्स ऑफ द लिवर कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स कौन कौन से हैं? हीमेंजियोमा, हेपेटिक एडिनोमा एंड फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेशिया। These are the three benign tumors of liver. These are the malignant ones. प्राइमरी में कौन सा आएगा? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। मींस जो जिनका ओरिजिन ही लिवर से हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी कौन से हैं? जो मेटास्टेसाइज होकर लिवर तक पहुंचते हैं। कौन कौन से हैं? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा एंड लंग कार्सिनोमा। मींस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा मेटास्टेसाइज होकर किस तक पहुंचेगा? लिवर तक। या ब्रेस्ट कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा या लंग कार्सिनोमा। दीज आर द सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। पहले हम बात करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। What are the risk factors of hepatocellular carcinoma? Chronic hepatitis B or C infection, aflatoxins, ये कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करवाते हैं, जिनका नाम स्पेसिफिक नेम है एफ्लाटॉक्सिन्स। अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। जेनेटिकली जो पेशेंट जिनके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये वाला अगर डेफिशिएंट होगा, ये होगा ही नहीं या सिरे से ही कम बनेगा, ठीक है, तो उन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उनमें एक तो एम्फाइसीमा आपको देखने में मिलेगा और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ मिलेगी? लिवर डैमेज होगा और एंड पे क्या हो सकता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या चीज़ें आपको मिलेंगी? वीकनेस, weight loss, anemia, jaundice, mass in the right hypochondrium, features of portal hypertension, ठीक है। जो भी कोई ट्यूमर होता है उसमें आपको वीकनेस और वेट लॉस मिलता ही मिलता है, ठीक है। लिवर का स्पेसिफिक तो बोन मैरो ट्यूमर में भी आपको अनीमिया मिलेगा, लिवर में भी अनीमिया मिलेगा, ठीक है। जॉन्डिस मिलेगा क्योंकि लिवर में काम क्या करना होता है, इसके अंदर अल्फा-1 ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, ठीक है। अल्फा-1 ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ने अनकंजुगेट बिलिरुबिन को चेंज करना होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन और वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है। जब लिवर के अंदर कोई पैथोलॉजी चल रही होगी, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस की वजह से या के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, या सिरोसिस हो जाएगा, उस कंडीशन में लिवर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं कर सकेगा। जब उसे कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं करेगा तो वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जिस्म के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी और अपनी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको जाहिर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। मैस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ट्यूमर एक एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। जब जिस जगह पे भी वो प्रोलिफरेट हो रहे होंगे उस जगह पे एक मैस बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिस वक्त अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा है तो लिवर के अंदर एक एबनॉर्मल मैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फील भी होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? लिवर का साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा, लिवर हेपेटोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। जब हेपेटोमेगैली होगी, वैसे भी नॉर्मली लिवर को हम पल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके उसके मार्जिन को हम पल्पेट नहीं कर, लेकिन अगर हेपेटोमेगैली होगी तो हम उसे इजीली थ्रू द एब्डोमेन उसे पल्पेट कर सकेंगे। फीचर्स ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस की सूरत में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की सूरत में और लॉन्ग स्टैंडिंग जिस वक्त हेपेटाइटिस होगा, ठीक है, उस कंडीशन में ये सिरोसिस होगा, हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्पेसिफिक फीचर्स आती हैं, ठीक है। उन फीचर्स में कौन कौन सी हैं? वेरिकोसिल हो सकता है, ठीक है, वेरिकोज वेन इन एसोफेगस, उसके अलावा हेमरॉइडल वेन्स डिस्टेंड हो सकती हैं, हेमरॉइड्स हो सकता है पेशेंट को। उसके अलावा कैपेट मेडुसा आपको मिल सकता है। अराउंड द अम्बिलिकस आपको प्रोमिनेंट वेन्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी वेन्स, ठीक है। जिस तरह वर्म्स अंडर द स्किन आपको नजर आ रहे होंगे, इसी तरह आपको वेन्स नजर आएंगी अंडर द स्किन अराउंड द अम्बिलिकस। दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। जो वेरिकोज वेन होंगी एसोफेगस की, उनमें क्या हो सकता है? उनमें आपको हेमेटोमेसिस हो सकता है, अगर वो इजीली रप्चर हो सकती हैं वो वेरिकोज वेन जो हैं, ठीक है। तो उसकी उस कंडीशन में हेमेटोमेसिस हो सकता है, यानी कि ब्लडी वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा आपको मेलिना हो सकता है। मेलिना में क्या होता है कि
ब्लड इन द स्टूल, ठीक है, ब्लैक कलर का ब्लड होगा। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या करवाएंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में हमें लिवर का साइज इनलार्ज मिलेगा, ठीक है, मैस नजर आएगा। उसके अलावा सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, सीरम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन AFPs का लेवल चेक करेंगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर AFP का लेवल जो होगा वो रेज होगा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर भी, कोरियोकार्सिनोमा के अंदर भी AFP का लेवल रेज होता है, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स का। और इन केस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी AFP का लेवल आपको रेज मिलेगा, ठीक है। ये ट्यूमर मार्कर है AFP। सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन में हमें जो मास होगा उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी, उसका साइज भी पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा लिवर बायोप्सी करवा सकते हैं। लिवर के टिश्यूज का कुछ पीस लेके उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप हिस्टोपैथोलॉजी उसकी चेक करेंगे, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल की हिस्टोपैथोलॉजी, अगर आप जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको नॉर्मल जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसका भी पता होता है। जब वो एबनॉर्मल देखेंगे, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन देखेंगे तो वो इजीली उसको डायग्नोज कर देंगे, ठीक है, कि इस जगह पे जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो रहे हैं। तो लिवर बायोप्सी इज द डेफिनेट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मैनेजमेंट में हम इसके क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो तरह की मैनेजमेंट हो सकती है। एक तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विदाउट सिरोसिस, ठीक है, विदाउट सिरोसिस, अगर यानी कि लिवर अभी काम कर रहा है, उसकी सिरोसिस नहीं हुई लिवर की, ठीक है, उस कंडीशन में हम सिगमेंटल रिसेक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो स्पेसिफिक पोर्शन जिसके अंदर ट्यूमर मौजूद है उसको हम रिसेक्ट कर देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। उस इन केस ऑफ विदाउट सिरोटिक लिवर, ठीक है, जिस कंडीशन में जो लिवर होगा उसकी सिरोसिस नहीं होगी, तब हम ये वाला जो तरीका है इसको अपनाएंगे। उसके बाद है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विद सिरोसिस। अगर सिरोसिस के साथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मींस हमें लिवर को रिमूव करके उसकी जगह पे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किसी डोनर से लिवर का पीस लेंगे और उसको उस जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अमेबिक लिवर एब्सेस की। अमेबा की वजह से जो लिवर के अंदर एब्सेस बनती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी एंड अमेबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन स्प्रेडिंग थ्रू colon mucosa to portal circulation may give rise to amoebic liver abscess, more common in the right lobe. And amoeba histolytica is the causative agent for amoebic liver abscess. कहाँ से आएगा? थ्रू कोलोन मिकोजा। कोलोन मिकोजा से पोर्टल सर्कुलेशन में आएगा, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर तक पहुंचेगा और लिवर में आके एब्सेस बनाएगा, ठीक है। और ये एब्सेस मोस्ट कॉमनली किस जगह पे बनाएगा? राइट लोब के अंदर। लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये जो अमेबिक एब्सेस है मोस्ट कॉमन साइट इसकी राइट लोब होगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? फीवर विद चिल्स एंड राइगर। जब भी इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन यानी कि पस वगैरह जिसम के अंदर उस कंडीशन में होगा चिल्स एंड राइगर, ठीक है। एंड मैलेज, मैलेज होता है बॉडी एक्स, यानी कि अगर आपको कभी गला खराब हुआ हो, सोर थ्रोट विद राइनोरिया, आपका रनी नोज हो, ठीक है, उस कंडीशन में पेशेंट का जिस्म होता है वो पेनफुल और अजीब सी सिचुएशन होती है। इवन कि फीवर ना भी हो फिर भी एक अजीब सी सिचुएशन बनी होती है। उस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, बॉडी एक्स, ठीक है, और थकावट, फटीग वगैरह, ये सारी कंडीशन मिली जुली अलामत होती हैं, उसको मैलेज का नाम दिया जाता है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी होगी एंड वेट लॉस। पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगी। टेंडर हेपेटोमेगाली में बी प्रेजेंट। अगर यानी कि एब्सेस का साइज बड़ा होगा तो हेपेटोमेगाली हो सकती है, लिवर का साइज इंक्रीज हो सकता है। टेंडर, टेंडर मींस टच टू पेन। अगर उस एरिया में, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में या एपिगैस्ट्रियम में टच करेंगे तो पेन होगी, ठीक है। टच करने से या दबाने से उस जगह पे पेशेंट पेन से चिल्लाएगा, यानी कि काफी ज्यादा पेन होगी। डायग्नोसिस इसकी किस तरह करेंगे? सीबीसी, रेज्ड डब्ल्यूबीसी। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें मिलेगा कि वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो रेज हो चुका है। और वाइट ब्लड सेल का काउंट किस वक्त रेज होता है? इन्फेक्शन की कंडीशन में। इंक्रीज्ड एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज होगा। लिवर का एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसका लेवल
जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। एंटीबॉडी डिटेक्शन फॉर एंटमेबा हिस्टोलाइटिका, उसके अलावा जो स्पेसिफिक है एंटमेबा हिस्टोलाइटिका के लिए वो ये है कि हम उसकी सीरोलॉजी करवाएंगे, सीरोलॉजी में हमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी अगेंस्ट एंटमेबा हिस्टोलाइटिका एंटीजेंस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें पस जो कैविटी होगी पस की वो नजर आ जाएगी, ठीक है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन में हमें क्लियर कट पता चल जाएगा, डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है। मैनेजमेंट इसकी क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेट्रोनाइडाजोल दे सकते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्लैजल के नाम से मोस्टली जानते हैं। उसके बाद नीडल एस्पिरेशन, नीडल के थ्रू हम उस पस को एस्पिरेट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ भी हमारी बॉडी के अंदर एब्सेस बनेगी, ठीक है, किसी कैविटी के अंदर पस बनेगी, उसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है कि उसको बाहर निकालना, उस एब्सेस को किसी ना किसी तरीके से ड्रेन करना, ठीक है। अगर तो किसी ऐसी एक्सेसिबल प्लेस पे है जिसको हम इंसिजन दे के ड्रेन कर सकें तो उसको IND करते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज उसकी करते हैं, ठीक है। ये लीवर के अंदर है तो इसके हम दूसरी कौन सी कर सकते हैं, नीडल एस्पिरेशन। हमारे पास एक चॉइस है, हम नीडल के थ्रू उस एब्सेस तक पहुंचेंगे और उस एब्सेस को एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है, उसको बाहर निकाल लेंगे। उसके अलावा अगर उस तक नीडल के थ्रू ना पहुंचा जा सके तो हमारे पास फिर लास्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, सर्जरी। देन वी विल ओपन सर्जिकल ड्रेनेज, यानी कि पेट को ओपन करेंगे, लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे कि सर्जिकल ड्रेनेज कट लगाएंगे और कट लगा के उसे ड्रेनेज करेंगे, यानी कि इंसिजन देंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज, IND इस प्रोसीजर को बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी भी एरिया में बॉडी के अंदर पस अगर होगी तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि उसको बाहर निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमने दो तरीके अपनाए हैं, या अगर नीडल के थ्रू हो सकता है तो नीडल के थ्रू एस्पिरेट कर लेंगे, एस्पिरेशन के बाद मेट्रोनाइडाजोल से देंगे पेशेंट को। अगर नीडल के थ्रू नहीं हो रहा तो सर्जिकली उस पेट को ओपन करेंगे और इंसिजन एंड ड्रेनेज के थ्रू उसको ड्रेन करेंगे। हाइड्रोटाइड डिजीज ऑफ द लिवर, हाइड्रोटाइड डिजीज किसकी वजह से होती है, कॉज्ड बाय इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इन्फेक्शन, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अपने माइक्स ऑफ रखें। इसका पॉजिटिव एजेंट है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस इन्फेक्शन। Clinical features: small and uncomplicated cysts are asymptomatic। इसमें क्या होगा, स्मॉल सिस्ट होंगी और मोस्टली एसिम्टोमेटिक होंगी, यानी कि अलामात नजर नहीं आएंगी, ठीक है। Large and inflamed cyst may cause pain and discomfort in the right upper quadrant of the abdomen। अगर जो सिस्ट होंगी वो लार्ज होंगी तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, एक डिस्कम्फर्ट हो सकती है, किस जगह पे, राइट अपर क्वाड्रेंट abdomen। Compression of the adjacent bile duct or portal vein leading to obstructive jaundice or portal hypertension। जब एक से ज्यादा सिस्ट बन जाएंगी, ठीक है, उसकी वजह से जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होंगी उनकी कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसका जब साइज बढ़ेगा तो एडजेसेंट जो सात बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंप्रेशन होगी। उन स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, पोर्टल वेन हो सकती है। अगर पोर्टल वेन की कंप्रेशन होगी तो उसका ल्यूमन का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ल्यूमन का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन अगर थोड़े लंबे अरसे तक स्टे करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पोर्टल हाइपरटेंशन की फीचर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी। वेरिकोज वेन है, ठीक है, उसके अलावा कैपिटल मेडुसा है, ठीक है, उसके अलावा हेमरॉइड्स हैं, हेमरॉइडल वेन की डिस्टेंशन है, ये वाले सारे फीचर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि जो कॉमन बाइल डक्ट है अगर उसकी कंप्रेशन हो जाएगी तो बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर की तरफ नहीं जाएगा। जब गॉल ब्लैडर की तरफ बाइल नहीं जाएगा तो किस जगह पे स्टे करेगा, लीवर के अंदर। जब लीवर के अंदर बाइल स्टे करेगा तो बिलिरुबिन जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि बाइल के थ्रू जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगी और उसका कुछ पोर्शन स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है।
और जो दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगी वो वाटर सोल्यूबल होगी और वो किडनी के थ्रू जिस्म से बाहर रिलीज होगी, बाहर खारिज होगी। अगर किसी वजह से जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों टाइप्स जो होंगी उन दोनों का लेवल रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब दोनों का लेवल रेज होगा वो जिस्म के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब डिपॉजिट होंगी तो जॉन्डिस के जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रप्चर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी लीडिंग टू एनाफिलेक्टिक शॉक। अगर ये जो एब्सेस है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। एब्सेस लाइक सिम्टम्स आ सकती हैं, एब्सेस लाइक फीवर विद चिल्स एंड ट्राइगर मास होगा। ठीक है, ये वाले सारे फीचर्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, यूएसजी जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, उसके बाद सीटी स्कैन करवा सकते हैं, सीबीसी रेज्ड इयोसिनोफिल। ठीक है, इसमें इयोसिनोफिल का लेवल जो होगा वो रेज मिलेगा क्योंकि ये वर्म इन्फेक्शन है। एडेटाइड एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस एक वर्म है, बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक जो सेल जिसका लेवल रेज होता है वो कौन सा है, इयोसिनोफिल, याद रखना है। ठीक है, एंटीबॉडीज टू द हाइड्रोटाइडिफॉर्म एंटीजन। उसके अलावा सीरोलॉजी करवाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एंटीबॉडीज अगेंस्ट हाइड्रोटाइडिफॉर्म एंटीजन। हाइड्रोटाइड के एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी। मैनेजमेंट में इसमें क्या देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रिसेक्ट करेंगे, उन सिस्ट को ओपन करेंगे, ओपन करके उन वो जो सिस्ट होंगे उनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं।